एहतशाम साहब, पहले आपकी जाने बढ़ना चाहूँगी। ज़ाहिर है जिस तरह से अभी आदाद शुमार हमने दिखाए हैं, अपने नाजरीन तक पहुँचाए हैं, ये बहुत बड़ा एक धचका है मईशत के लिए। ज़ाहिर है अब जंग का जो मामला है उसमें हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब जंग का माहौल होता है तो वो सिर्फ दो फरीकैन के दरमियान नहीं होता, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करता है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात कर लें तो यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है, ऑयल प्राइसेस बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो मईशत है वो हिलकर रह गई है। अब इसका हल किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि दुनिया को वापस से नॉर्मलाइज होने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए मारूफ, जितनी जल्दी हो सके ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो अच्छा है। अदरवाइज़ मुझे तो सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग स्केरी सिचुएशन नज़र आती है जब IMF कहता है कि इकनॉमिक रिसेशन, ग्लोबल इकनॉमिक रिसेशन वो देख रहे हैं अगर जंग नहीं रुकती है। तो देखिए इस वक्त सूरत-ए-हाल कितनी खौफनाक हो चुकी है। अब डिफ़र कर रहा है, कोई 6% कह रहा है बढ़ी है, कुछ 7% बढ़ी है। कल इतवार वाले दिन अपना टोटल बंद रही है। 20% प्राइसेस चाइना में बढ़ चुकी हैं। 3 मंथ्स का इंपोर्ट बिल उनके पास ज़ख़ीरा रह गया तेल का, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। यही बरतानिया में बाकी जगहों पे हो रहा है। अभी देख लें शिपिंग कॉस्ट कैसे बढ़ गई हैं, फिर इसके बाद सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए हैं। इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें तेल की प्राइस के साथ साथ मॉर्टगेज जो है ना उसकी प्राइस भी बहुत टैरिफ ऊपर चले गए हैं। तो लोग बड़ी शदीद मुश्किलात का शिकार है। वो और तो और ये जो हीटिंग कॉस्ट है अपने हाउस होल्ड की, उनके लिए भी परेशानी पैदा हो रही है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो ज़रूरत बड़ी वाज़ेह तौर पे इस बात की है कि किसी तरीके से इसको मैनेज कर लिया जाए, इससे पहले कि हाथ से निकल जाए। देखिए अब जिस तरीके से अपना कमोडिटी प्राइस दुनिया में रिएक्ट कर रही है, पूरी दुनिया में देख लें ऑयल की, और उसके बाद एनर्जी प्राइसेस इसकी जिस तरह चल रही हैं आगे LNG की, इससे तो बहुत मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से चीज़ें, मुझे लगता है कि मारूफ को डिविडेंड हमें मिलने हैं। देखिए जिस तरीके से ये $500 मिलियन का हमने जो यूरो बॉन्ड जो है ना रिलीज लॉन्च किया 2022 के बाद, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि उसको $750 मिलियन कर दिया गया। अब पैंडा बॉन्ड की भी बात हो रही है, साथ साथ सुकूक बॉन्ड लॉन्च करने की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है बाजार डिविडेंड तो हमारे लिए आ रहे हैं। दूसरा मैंने ये सवाल भी पूछा कि अगर खुदा न खास्ता ये बात आगे बढ़ती है और बाबुल मंदब तक बात आती है तो फिर मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए अब वो भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा सीरियस पॉइंट है वहाँ, वो बंद होने के बाद तो आप देख लें कि रेड सी में जाओ तो वाही फिरेगी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो एक नया जिसको कहते हैं मंजरनामा होगा, जो जिस तरीके से आप तेल और गैस की सप्लाई का मामला वो रुक जाएगा या उसमें कमी वाक़या होगी, तो ये एक बड़ा इशू निकलेगा। देखिए अब जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, मैं तो इस तरह देखता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, चाइना में और अपने एशिया के ममालिक में जिस तरीके से आपने देखा एशियन स्टॉक मार्केट जो है ना वो कल बड़ी बेहतर रही है, 0.6% ऊपर गई है। ग्लोबल मार्केट वो जो है ना हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे जैसे मिडिल इनकम ग्रुप के ममालिक हैं उनके लिए क्या बनेगा। देखिए हमारी मारूफ जो ज़्यादा मुश्किल है ना, जिस तरीके से अब देखें हम 75,000 बैरल तेल रोज़ाना पैदा करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट 4.5 लाख की है। तो अब ज़ाहिर है हमें तो इम्पोर्ट 80% बाहर से लेना पड़ता है। अगर उसमें रुकावट आ जाए वो मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक है, हमें बड़ा फेवर किया अपना क्या कहते हैं सऊदी अरब ने, दूसरे चैनल से हमें कुछ पेट्रोल पे पहुँचा दिया, तो हमारी इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं है। अब हमारा मसला LNG का है, वो उसके 2 जहाज़ भी कहा जा रहा है कि कतर की तरफ से डिफरेंट तरीके से होके आ गए। तो इतना बड़ा अपहीवल प्राइस का नहीं हुआ, एडजस्टमेंट करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। हुकूमत को भी इस बात का लगता है कि बड़ा शदीद एहसास है कि ये बैकलैश होगा अगर हम मैनेज नहीं करते कीमतों को। हम ख़ास तौर पे पेट्रोल को, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ते हैं, हर चीज़ आसमान पे चली जाती है। तो मेरा ख्याल है वो मेथड टू द मैडनेस मुझे नज़र आ रहा है। जो पहले था एकदम बढ़ा दी जाए फिर कम कर दी जाए, अब उनको भी लग रहा है कि दुनिया को देखते हुए कि दुनिया में प्राइस तेल की और गैस की ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, इसको कैसे नीचे लाया जा सकता है। तो सारा का सारा जवाब इस पर यही है कि कल क्या होने जा रहा है। होपफुली जब ये सारे डेलीगेशन आ जाएं, जिसकी उम्मीद है, उसके बाद ये हम ये कह रहे हैं कि अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान का जो पूरा होने जा रहा है कि किस तरीके से कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होंगे दोनों मुल्कों में और ये जंग बंद हो जाएगी मिडल ईस्ट में। और ये जो क्राइसिस है बड़ा कमोडिटी का, ऑयल का, फ्यूल का, उसके साथ साथ ओवरऑल एनर्जी का देख रहे हैं, इसमें कभी वाक़ता हो नज़र आ रही है। ऑलराइट, बड़े सारे मसाइल हैं। एग्जैक्टली सुलेरी साहब ये भी देख रहे हैं कि जब प्राइसेस इंटरनेशनली हाई होती हैं तो हमारे पास फ़ौरन से एकदम से हाइक आता है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है जैसे डीजल के ऊपर प्राइसेस कम किए गए, पेट्रोल पे भी होने चाहिए थे, और अवाम इस बात पर थोड़े से नाला भी नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें। जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये है कि जो अनसर्टेनिटी है वो मईशत के लिए जहर कातिल है, और यही चीज़ इस वक्त हमें मिडल ईस्ट में नज़र आती है। आप देखें कि बिल्कुल पेंडुलम की तरह दिन में कई दफ़ा मार्केट्स जो हैं वो उनमें उतार चढ़ाव आता है। एक ट्वीट
एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, दूसरी आती है तो एकदम से मार्केट में गिरावट आती है। और ये बदकिस्मती से ये चीज़ जो है ये इस वक्त चल रही है और ये चलती रहेगी जब तक कि इसका कोई देर पा हल नज़र नहीं होता। अभी जो मुज़ाकरात शुरू होंगे उसमें हमारी जो कम से कम मैंने जो अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जहन में रखा है वो यही है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए। ये 50 साल के पुराने मामलात हैं, ये 1-2 मीटिंग्स में हल नहीं होंगे। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, दोनों की तरफ डिफरेंसेस जो हैं उनको पैचअप करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद वफूद जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त वो राब्ते में भी हैं और वो मुज़ाकरात कर भी रहे हैं। लेकिन हमें जो बेस्ट केस सिनेरियो ज़हन में रखना चाहिए वो ये है कि डिप्लोमेसी चलती रहे, नेगोशिएशन चलते रहे और सीज़ फायर जो है वो एक्सटेंड हो जाए ताकि इनके डिफरेंसेस जो हैं दोनों साइड के वो कम हो। अब चूंकि जब तक ये सारा कुछ नहीं होता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस वक्त तकरीबन 188 के करीब जो हैं वो ऑयल कंटेनर्स स्टक हैं। वो 188 कंटेनर्स का मतलब अगर आप उसको ऑयल की सप्लाई की टर्म्स में देखें तो वो पूरी दुनिया को मुतासर कर रहे हैं। जो 28 फरवरी के बाद जो हुआ था उसमें तकरीबन इतने ही वेसल जो थे वो समुंदर में थे जो कि ट्रांजिट में थे, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उसका इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अब 5-6 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब जो इसका इम्पैक्ट है वो शदीद किस्म का आ रहा है। सेकंड ये कि अगर कल भी ये जंग बंद हो जाती है तो तब भी तेल की सप्लाई बहाल होने में, जो गैस की सप्लाई बहाल होने में, तेल में तो महीने लगेंगे। गैस का जो है कतर का वो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि फोर्स में जो डिक्लेयर करने के बाद के 3 से 5 साल लग सकते हैं। एग्जैक्टली सुलैरी साहब, मैं ये पॉइंट उठाना चाह रही थी। एग्जैक्टली ये जो कतर वाले मुआहदे हमारे हुए हैं जिस पर ऑलरेडी पाकिस्तान को बता दिया गया है कि जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होते तो हम वहाँ से नहीं ले सकते। तो अब ये मुझे बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में हमें मजीद कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा और ये जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, पाकिस्तान भी इसमें शदीद सफ़र कर रहा है, क्या आउटकम इसका निकल सकता है? ये जो एक चीज़ और अगर ऐड कर दूं आबिद, आप उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये जो एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट होल हमारा है जिसके बारे में $5 ट्रिलियन का हमारा इस पर आप देख रहे हैं खसारा है, हमने पैसे वापस करने हमारी मुश्किलात हैं। आपको लगता है कि ये इसको केयरफुली इसको हैंडल किया जा रहा है हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, और इसकी जो हमारे इस हवाले से हमारी मजबूरियाँ हैं, मुश्किलात हैं, वो बढ़ेंगी तो नहीं, ओवरकम हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम? कैसे देख रहे हैं? एहतशाम भाई, एक चीज़ तो जो बड़ी अच्छी की है हुकूमत पाकिस्तान ने वो ये है कि राशनिंग की तरफ नहीं गए। राशनिंग से पैनिक बाइंग होती और होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग होती। मैं कल ही किसी से बांग्लादेश में बात कर रहा था, एक इकोनॉमिस्ट था, तो मुझे बता रहे थे कि 12-12 घंटे इस वक्त उनको इंतज़ार करना पड़ता है पेट्रोल पंप पे गाड़ी में 2000 टके का पेट्रोल डलवाने के लिए या गैस डलवाने के लिए। तो शुक्र है कि वो वाली सिचुएशन हमारे पास नहीं है और इसकी वजह से पैनिक बाइंग जो है वो क्रिएट नहीं हुई। दूसरी सिमत अगर आप देखते हैं तो ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी को जो पिछले साल डंप किया अपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की वजह से, उस पॉलिसी को हमें रिव्यू करना होगा। ना सिर्फ ये कि आईपीपीस के साथ निगोशिएट करके, बल्कि हमें थोड़ा सा आईएमएफ के साथ इस वक्त जियोपॉलिटिकल नीश अपनी इस्तेमाल करते हुए कि वाशिंगटन इस वक्त अगर हमारे साथ अच्छे टर्म्स पे है तो हमें उसका फायदा उठाते हुए आईएमएफ के साथ इसको निगोशिएशन में लेके आना होगा। पाकिस्तान इस वक्त इस जंग के बाद जब भी ये जंग खत्म होती है आप देखेंगे कि जो कि न्यूक्लियर पे जा सकता है वो न्यूक्लियर पे जाएगा, जो कोल पे जा सकता है वो कोल पे जाएगा, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी आप सिर्फ इंग्लैंड को अगर देखें यहाँ पे कि धूप जो है वो शाज़ो नाज़र मिलती है। सिर्फ उनकी मार्च अप्रैल में जो है जो सोलर इंस्टॉलेशन 45% उसमें इजाफा हुआ है। यूके की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोलर पे तो हमारी हुकूमत ने मुश्किलात पैदा कर दी है। आप देख लें कमर्शियल साइड पे, इंडस्ट्री साइड पे, और आप आम आदमी के कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में जो हुकूमत पॉलिसी बना के खुद ही उसको रिवर्स करती है, उसका क्या होगा? हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, सुलैरी साहब का पॉइंट आ गया है। सुलैरी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ रिव्यू नहीं करना होगा, रिवर्स भी करना होगा, उसके बाद इसके कोई आउटकम निकल सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी चीजें बहुत देर पा हैं और देखना होगा कि कब तक ये सारा मामला सेटल हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।